जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है मुसफ की किस्त नंबर 20। शाम को ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और वो चाय का कप लिए टेरेस पे कुर्सी डाले दूर आसमान को देख रही थी, जहां शाम के परिंदे अपने घरों को उड़ते जा रहे थे। टेरेस से सामने वालों का घर नजर आता था, उन्हीं ब्रिगेडियर साहब का घर जिनकी कुरान खानी एक रोज उसने देखी थी। कुरान को भी पता नहीं था हम लोगों ने क्या से क्या बना दिया है। उसने किसी ख्याल के तहत कप साइड पे रखा और उठी। अभी मुड़ी ही थी कि सामने फवाद का चेहरा दिखाई दिया। वो घबरा कर एक कदम पीछे हटी। वो अंदर खुलने वाले दरवाजे में खड़ा था, सीने पे हाथ बांधे लब भींचे उसे देख रहा था। तुम मुझसे कतराती क्यों फिर रही हो? हालांकि तुम जानती हो मेरा कसूर नहीं है। कल दोपहर 3 बजे मैं स्टॉप पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आई होप कि तुम जरूर मेरी बात सुनने आओगी। वो कहकर एक तरफ हो गया। महमल का रास्ता खुल गया और वो बिना उसे देखे तेजी से दहलीज पार कर गई। एक कसम थी जो उसने खा ली थी, वो उसे तोड़ नहीं सकती थी। और इस लम्हे सीढ़ियां उतरते उसे महसूस हुआ कि शायद वो इस कसम के बोझ से अब निजात हासिल करना चाहती है। अब उससे वो कसम निभाई नहीं जा रही। बस एक दफा वो फवाद से बाहर मिल ले तो क्या हो जाएगा? बस एक दफा, कल दोपहर 3 बजे। और फिर एकदम उसने सोचा कि नहीं, मैं कसम नहीं तोड़ूंगी। उसने घबरा कर सर झटका। उसके अंदर की सोचें उसे वहशत ज़दा करने लगी थीं। इन्हीं सोचों के साथ वो घर से बाहर आई। साथ वाला बंगला बेलों से ढका खूबसूरत बंगला था। उसने गेट के साथ नस्ब बेल पर हाथ रखा, दुपट्टा शॉल की तरह कंधों के गिर्द लपेटे, ऊंची कसी हुई पोनी टेल इधर उधर झुलाती वो इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। कदमों की चाप सुनाई दी और फिर गेट खुला। उसी मुलाजिम की शक्ल सामने आई। जी बेगम साहिबा। ब्रिगेडियर साहब घर पे हैं? नहीं जी, पर आप कौन हैं? मैं महमल इब्राहिम हूँ, साथ वाले घर में रहती हूँ, आगा हाउस में। ये कुछ पैम्फलेट्स हैं, ब्रिगेडियर साहब को दे देना, वो पढ़कर मुझे वापस कर दें। मैं उनसे वापस लेने जरूर आऊंगी। ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रही हूँ और जिम्मेदारी इमानत होती है। अगर इमानत में खयानत की तो पुल सिरात पार नहीं कर सकोगे, समझे? चंद पैम्फलेट्स और कार्ड उसे थमाकर उसने तंबीह की तो मुलाजिम ने घबरा कर अच्छा जी कहकर सर अंदर कर लिया। वो शाम, वो रात और वो अगली सुबह बहुत कठिन थी। वो लम्हे भर को भी सो ना सकी थी। सारी रात बिस्तर पे करवटें बदलते गुजर गईं। मुस्तकबिल बहुत से अंदेशों की धुन में लिपटा नजर आता था। वो क्या करे, किससे मशवरा करे, किससे पूछे? और जवाब तो उसे सोचने की जरूरत ही न थी। जब सुबह के करीब उसने कसम तोड़ने का सोचा तो बिस्तर से निकली और मामला अल्लाह पे छोड़ने का फैसला कर लिया। कल उनकी क्लास में सूरह बकरा खत्म हुई थी और आज आल इमरान शुरू होना थी। गालिबन पहली 11 आयात पढ़नी थी। उसे पक्का यकीन था कि कोई हल आज के सबक में मौजूद होगा। सो उसने आज की आयात खोल ली। फिर उन तमाम आयात को उसने 2-3 दफा पढ़ा। दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। वहां कोई जिक्र ही ना था, न कसम का, न कसम तोड़ने के कुफ्फारे का। कुफ्फारा? वो चौंकी। तो क्या मैं कसम तोड़ना चाहती हूं? हाँ, दिल ने वाज़े जवाब दिया तो उसने खुद से निगाहें चुराकर मुसहफ बंद कर दिया और ऊपर रख दिया। फरिश्ते एक फाइल पर सरसरी निगाह डालते कॉरिडोर में से गुजरी ही थी जब वो फूली सांस के साथ तकरीबन दौड़ती हुई उसके सामने आई। फरिश्ते, मुझे आपसे कुछ पूछना है। फाइल के सफ़े का किनारा फरिश्ते की उंगलियों के दरमियान था। उसने सर उठाया। अस्सलामुअलैकुम, क्या बात है? वालेकुम अस्सलाम। वो फूली सांसों के दरमियान तेज तेज बोल रही थी। वो एक फतवा लेना है। मैं मुफ्ती नहीं हूं, मगर बस एक फिक्ही मसला है ना। जरूर पूछना, मगर आज की तफसीर सुन लो, उसमें है तुम्हारा मसला। महमल को झटका लगा। आपको मेरे मसले का पता है? अरे नहीं, मुझे तो आज की आयत का भी पता नहीं। मैडम मिसबा लेती हैं ना आजकल आपकी क्लासेस?
پھر آپ کو کیسے پتا کہ؟ کیونکہ یہی ہمیشہ ہوتا ہے. تفسیر کا ویٹ کر لو، تمہارا مسئلہ کلیئر کٹ لفظوں میں آ جائے گا. اس نے فائل کا صفحہ پلٹا اور سرسری سا اوپر نیچے دیکھنے لگی. مگر میں نے آج کی آیات پڑھ لی ہیں، ان میں میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے پتا ہے. صبر لڑکی، علم صبر کے ساتھ آتا ہے، تفسیر کے بعد پوچھ لینا. مگر اس کی یقیناً نوبت نہیں آئے گی. وہ ہلکا سا اس کا گال تھپ تھپا کر فائل دیکھتی آگے بڑھ گئی. محمل نے اپنے گال کو چھوا، پھر سر جھٹک کر کوریڈور میں آگے بھاگ آئی. یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ جو وہ سوچے وہ قرآن میں لکھا ہوا نہ آئے. لوگ اس کی بات نہیں سنتے تھے تو توجہ نہیں کرتے، اگر توجہ بھی کرتے تو سمجھتے نہیں تھے. اور ایک قرآن تھا، اسے کہنا بھی نہ پڑتا اور وہ دل کی بات دھیان سے سنتا، توجہ کرتا، سمجھتا اور پھر دانائی اور حکمت سے اسے سمجھاتا تھا، اور اس جیسا تو کوئی نہ سمجھ سکتا تھا. مگر اسے لگا آج کی آیات میں ایسی کوئی بات نہ تھی جو اس سے متعلق ہو. بہت بے دلی اور رنج سے اس نے سپارہ کھولا. وہ سفید چادر پہ دو زانوں ہو کر بیٹھی تھی. سامنے ڈیسک پہ سپارہ کھلا پڑا تھا. ایک طرف رجسٹر تھا جس پہ جھکی وہ تیز تیز لکھ رہی تھی. اب میڈم مصباح محکم آیات اور متشابہ آیات کا مطلب سمجھا رہی تھی. محکمات وہ آیات ہیں جن کا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں، مثلاً احکامات، اس دنیا کی باتیں، دنیا کی کسی باغ کی مثال، تاریخی واقعات. اور متشابہات وہ آیات ہیں جو ہم تصور نہیں کر سکتے مگر ان پہ ایمان بالغیب لانا ضروری ہے، مثلاً جنت، دوزخ، اللہ کا ہاتھ، فرشتوں کی ہیئت. متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اور جو پڑھے اس سے دور رہنا چاہیے. میڈم مصباح یہی سمجھا رہی تھی. سست روی سے تمام پوائنٹس رجسٹر پہ لکھ رہی تھی. وہ متشابہات پہ ایمان بالغیب ایسا ہونا چاہیے جیسے، میڈم کی آواز ہال میں گونج رہی تھی، جیسے اگلی آیات میں ذکر ہے کہ راسخون فی العلم ان پہ ایمان لاتے ہیں. اب راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے طالب علم، ایک صاحب علم، اور اس سے بڑا درجہ راسخ علم والے کو ہوتا ہے. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو قسم پوری کرتے ہیں. محمل کے ہاتھ سے پین گرا، سیاہی کے چند چھینٹے چادر کو بھگو گئے، اور میڈم آگے بھی کہہ رہی تھی جن کے دل مستقیم ہوں. مگر وہ یک ٹک پھٹی پھٹی نگاہوں سے سپارے پہ لکھے راسخون فی العلم کے الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی. ایک ہی تکرار اس کے کانوں میں بار بار گونج رہی تھی، وہ جو قسم پوری کرتے ہیں. وہ بس سکتے کی کیفیت میں سپارے کو دیکھ رہی تھی. راسخون فی العلم. سپارے کے الفاظ دھندلا گئے، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے. صدیوں پہلے عرب کے صحراؤں میں کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ پختہ علم والے کون ہوتے ہیں، اور تب انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جو قسم پوری کرتے ہیں. اسے لگا صدیوں پہلے کی کہی گئی بات کسی اور کے لیے نہیں، صرف اسی کے لیے تھی. وہ انگلیوں سے ان 3 الفاظ کو بار بار چھو رہی تھی، انہیں محسوس کر رہی تھی، اور آنسو اس کے گالوں سے لڑک کر گردن پہ پھسل رہے تھے. یہ الفاظ آج کی آیات میں تھے. اس نے بھلا کیسے سمجھ لیا کہ مسئلے کا حل آج کی آیات میں نہیں ملے گا؟ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے. قسم کھانا ناپسندیدہ تھا، لیکن اب وہ اسے ہمیشہ نبھاتی تھی اور جانتی تھی کہ یہی اس کے لیے بہتر تھا. اس روز وہ 3 بجے سے پہلے ہی گھر آ گئی تھی. اس کے ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. اگلی صبح، وہ صبح بہت زرد سی طلوع ہوئی تھی. آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی. وہ
आज उसने ऊंची पोनी के बजाय सादा सी चोटी बनाई थी। शफाफ चेहरे पे जरा सी पुजमर्दगी छाई थी। वो चंद लम्हे खुद को देखती रही और फिर स्याह चादर सर पे रखी और ठोड़ी तक लपेट कर बिल्कुल दूसरे कंधे पे डाली। आज उसे गवाही देनी थी, फवाद के खिलाफ या अपने खिलाफ। लाउंज में तीनों चचा इंतजार कर रहे थे। कलफ लगे सफेद शलवार कमीज में आगा जान कमर पे हाथ बांधे इधर उधर बेचैनी से टहल रहे थे। उसे राहदारी से आते देखा तो रुक गए। चले? वो स्पॉट चेहरा लिए उनको देखे बगैर दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसे खोलकर बाहर निकली। वो सब इकट्ठे बाहर निकले। गेट खुला, यके बाद दीगरे दोनों गाड़ियां पोर्च से बाहर सड़क पे रवां दवां थीं। उस ऊंचे घर की बहुत सी खिड़कियों में बहुत सी औरतें उनको जाते देख रही थीं। गाड़ियां गुम हो गईं तो लड़कियों ने पर्दे छोड़ दिए। जर्द सी राहदारी में वो सिमटी सिमटाई निगाहें नीचे किए आगा जान के साथ साथ चल रही थी। इधर उधर पुलिस वाले, वकला और कितने ही लोग गुजर रहे थे। बहुत वहशतनाक सी जगह थी वो। उससे सर नहीं उठाया जा रहा था। बस लम्हे भर को उसने चेहरा ऊपर किया तो कॉरिडोर के इख्तिताम पे वो खड़ा था, अपने किसी सिपाही को उखड़ते तेवर लिए गुस्से से कुछ कहता। यूनिफॉर्म में मलबूस, सर पे कैप, वो बहुत वजी था। जिंदगी में पहली दफा महमल को उस पे गुस्सा नहीं आया था। उसे उन तमाम लोगों में एक वही अपना हमदर्द लगा था। उसने निगाहें झुका ली। कॉरिडोर के मोड़ के करीब ही थी जब हुमायूं की निगाह उस पे पड़ी और वो ठहर गया। आगा करीम के बाएं कंधे के पीछे छुपी हुई गर्दन झुकाए स्याह चादर में लिपटी लड़की, जिसके चेहरे पे जमानों की थकन रकम थी, उसने सर नहीं उठाया। वो उसे देखता रहा यहां तक कि वो उसके करीब से सर झुकाए गुजर गई। हाँ, आगा करीम ने एक मुतनफ्फर निगाह उस पे जरूर डाली थी। वो अब गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा। शायद वो उसकी आंखें देखना चाहता था और उन्हें पढ़ना चाहता था। कॉरिडोर के दरमियान में यकदम उस काली चादर वाली लड़की ने गर्दन पीछे को मोड़ी। दोनों की निगाहें लम्हे भर को मिली। उसे महमल की आंखों में जमानों की थकन नजर आई। फिर उसने चेहरा मोड़ लिया और इसी तरह सर झुकाए अपने चचाओं के नरगे में आगे चलती गई। कमरा अदालत में वो कत्तार की बाईं नशिस्त पर सबसे पीछे बैठी थी। आगा जान उसकी दाईं तरफ थे। उसकी बाईं जानिब कुछ न था और कतार खाली थी। वो सर झुकाए सारी कार्रवाई सुनती रही। उससे नजर तक न उठाई जाती थी, यूं जैसे हर कोई उसे ही देख रहा हो। और फिर एक ही समात को जैसे उसने सर उठाया तो वो दूसरे स्टैंड पे बैठा गर्दन तिरछी किए उसे ही देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। हुमायूं की निगाहों में सवाल थे, चुपते हुए परेशान कुन सवाल। उससे ज्यादा देर न देखा गया। वो गर्दन मोड़कर आगा जान को देखने लगी जो लब भींचे वकला के दलाइल सुन रहे थे। निगाहों के इर्तिकास पे चौंक कर महमल को देखा। क्या? वो जिस तरह उन्हें देख रही थी वो जरा से उलझे। जायदाद में मेरा हिस्सा मुझे मिल जाएगा? उसने सरगोशी की, निगाहें उन पर से हटाए बगैर। हाँ, क्यों नहीं? यही अगर मैं पूछती कि क्यों नहीं तो? क्या मतलब? मैं अभी जाकर हुमायूं दाऊद के खिलाफ बयान दूं तो क्या गारंटी है कि आप मुकर नहीं जाएंगे? तुम्हें मुझ पर शक है क्या? अगर है तो? आगा जान के माथे पे गुस्से की लकीर उभरी जिसे वो जब्त कर गए। तुम अब क्या चाहती हो? ये उसने काली चादर में से बैग निकाला, जिप खोली और एक कागज और पेन निकालकर उनकी तरफ बढ़ाया। मेरी सिर्फ फैक्ट्री में शेयर्स की कीमत 9 करोड़ के लगभग है। बाकी का हिसाब मैं अभी नहीं मांग रही। ये आपकी चेक बुक का चेक है। रकम मैंने भर दी है, इसे साइन कर दें। उसने पेन उनके सामने किया। वो कभी उसको देखते और कभी पेन को। आगा जान, महमल बच्ची नहीं है। आप मुझसे मेरी आखिरत खरीद रहे हैं। अगर मैंने झूठी गवाही दी तो मैं पुल सिरात पार करने से पहले ही गिर जाऊंगी। अगर गिरना है तो कुछ वर्थ तो होनी चाहिए ना। आप ये साइन करें, मैं अभी जाकर झूठी गवाही देती हूं। उसने पेन और चेक उनके हाथ पे रखा। इस हॉल में कोई मेरे इशारे का मुंतजिर है। मैं ये चेक साइन करवाकर अभी इसको बैंक भेजती हूं। जैसे ये चेक कैश होगा वो मुझे सिग्नल करेगा, तभी मैं गवाही दे दूंगी, वरना नहीं। उन्होंने चेक को एक नजर देखा और फिर पेन को।
दूसरी तरफ महमल का नाम पुकारा गया। वो इन्हें मुतनब्बे आंखों से देखती उठी और सर उठाए पूरे एतमाद से कटहरे की तरफ बढ़ी। आगा करीम कभी चेक को देखती और कभी उसे, जो कटहरे में खड़ी थी और उसके सामने गिलाफ में लिपटा कुरान लाया गया था। वो निगाहें उन पे जमाए पलक झपके बगैर कुरान पे हाथ रखकर चंद फिक्रे दोहरा रही थी। उन्होंने आखिरी बार चेक को देखा और फिर तैश में आकर उसे मरोड़ कर 2 टुकड़े कर दिए। महमल तलखी से मुस्कुराई, सर झटका और वकील की तरफ मतवज्जा हुई। वो उससे कुछ पूछ रहा था और इसके साथ ही ये सीन हुआ खत्म। क्या महमल ये सब कुछ जानते हुए भी कुरान पे हाथ रख के झूठी कसम खाएगी या नहीं, जानिए अगली वीडियो में। तो ये थी आज की किस्त। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा जो कि नॉवेल्स में इंटरेस्ट रखते हैं, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है। अगले पार्ट के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।